हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर हिंदी का पारंपरिक रंगमंच इसको पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो पहला चैप्टर था उस पर ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है। हालांकि उसका जो लेक्चर सेकंड है वो अभी मैंने नहीं बनाया है, जल्द ही उस पर भी वीडियो बन जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अगले चैप्टर की, जो कि है हिंदी का पारंपरिक रंगमंच। तो ये लेक्चर 1 है इस चैप्टर का, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो चैप्टर है आपका, या ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसके वर्ड्स जो होते हैं, इसके जो शब्द होते हैं, उन्हें समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसीलिए कहूँगा वीडियो को पूरा देखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ जिनमें से सभी स्टूडेंट ये मानते हैं कि सर जो नोट्स हैं यहाँ पर वो हार्ड होते हैं, लेकिन जब आप समझाते हैं तो हमें सारी बात क्लियर हो जाती है। आपके साथ भी यही होगा। हो सकता है आप नए स्टूडेंट हैं तो थोड़ी-सी आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्लीज़ अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप काफ़ी बेटर तरीके से समझ पाएँगे। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी का पारंपरिक रंगमंच, यहाँ पर जितना भी पढ़ाया जा रहा है बस आप उसे ध्यान से सुनिए। जैसे-जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ यहाँ पे नोट्स, हो सके तो आप उन नोट्स को भी ध्यान से देखिए। पारंपरिक रंगमंच युग-युग का अपना इतिहास संजोए हुए मानव जाति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। परंपरागत ज्ञान और अनुभवों, अनगिनत मानवीय कल्पनाओं और स्मृतियों के ताने बाने से इसकी सृष्टि हुई है, और यह पारंपरिक विविधता में एकता की उक्ति को सार्थक बनाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये परंपरा का क्या मतलब होता है, पारंपरिक का मतलब क्या होता है। सिंपल है दोस्तों, पारंपरिक मतलब इंग्लिश में ट्रेडिशन होता है, जो कि लंबे समय से कोई भी चीज़ अगर चली आ रही है तो उसको हम पारंपरिक कहते हैं। अगर कोई रीति रिवाज हैं जो बहुत लंबे समय से, प्राचीन काल से फॉलो किए जा रहे हैं, बहुत लंबे समय से जिन मान्यताओं को हम फॉलो कर रहे हैं, उनको हम पारंपरिक कहते हैं। तो पारंपरिक रंगमंच का मतलब क्या हुआ, तो इसे समझने के लिए रंगमंच को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको नाटक के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। तो रंगमंच एक तरह का नाटक ही है, बट इसे आप नॉर्मली, ये देखो, एक नाटक होता है कहानी के रूप में लिख दिया जाता है किताब में, तो वो रंगमंच नहीं हुआ। रंगमंच का मतलब है उस कहानी को, मान लो कोई भी नाटक की कहानी, उस कहानी को हकीकत में किरदारों के द्वारा जब किया जाता है किसी मंच के ऊपर, तो उसे हम रंगमंच कहते हैं। जैसे कि रामायण से संबंधित कोई नाटक किया जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरा नाटक जब मंच के ऊपर किया जाता है, चाहे वो मंच के ऊपर किया जाए या फिर हकीकत में जो हम टीवी शोज़ वगैरह में या डिजिटली जो इंटरनेट के माध्यम से जो नाटक देखते हैं वो, ठीक है, तो उन्हें रंगमंच कहा जाता है। कि वो हकीकत में मंच के ऊपर एक सेट लगा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर अपना-अपना किरदार कहानी के अकॉर्डिंग निभा रहे हैं, और एक पूरा का पूरा कहानी को हकीकत में अंजाम दे रहे हैं वहाँ पर। तो उसे रंगमंच कहा जाता है। तो नाटक और रंगमंच में अंतर समझ में आ गया होगा। नाटक को हो सकता है कि एक कहानी के रूप में किसी किताब में लिख दिया गया है, लेकिन रंगमंच का मतलब है कि उस कहानी को हकीकत में किया जाना। तो पारंपरिक रंगमंच का मतलब सिंपल यही है कि ऐसा रंगमंच जो बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है। अगर हम इंटरनेट के माध्यम से जो आज हम नए-नए जो सीरियल्स वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं, तो ये तो बहुत नए तरीके के हैं। बट अगर हम बहुत पुराने तरीके की बात करें, जैसे कि क्या होता था पहले कि एक सेट तैयार किया जाता था, छोटा-सा सेट होता था। उस पर कुछ लोग क्या करते थे, अपना-अपना किर कई सारे लोग होते थे, वो अपना-अपना किरदार फ़ॉलो करते थे और लोगों लोगों का मनोरंजन करते थे। तो पुराना जो रंगमंच है वो आज भी देखा जाता है, तो इसी को हम पारंपरिक रंगमंच कहते हैं। हालाँकि आज थोड़ा-थोड़ा इसमें बदलाव भी हो रहा है समय के साथ। इसको अब हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ी-सी समझ विकसित हो गई होगी कि पारंपरिक रंगमंच क्या होता है, ठीक है? ऐसा रंगमंच जो बहुत लंबे समय से होता आ रहा है वर्तमान समय तक। अनेक राज्यों, प्रांतों और अंचलों में विभक्त भारत देश में कई पारंपरिक शैलियाँ शैलियाँ मतलब होता है तरीका, प्रचलित हैं। इन पारंपरिक शैलियों में, तरीकों में प्रत्येक अंचल अंचल मतलब समझ लो एक राज्य, एक क्षेत्र के प्रभाव से युक्त किसी विशेषता का होना स्वाभाविक है। इनमें कहीं पारंपरिक शैलियाँ का रूप नृत्य प्रधान है, तो कहीं गीत संगीत प्रधान, कहीं धार्मिक सरोकार है, तो कहीं लौकिक सामाजिक संस्पर्श। किंतु इस विविधता में भी
इन पारंपरिक रंगमंच में समानता का गुण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। देखो दोस्तों, जो रंगमंच होते हैं, जो जो नाटक वगैरह जो किए जाते हैं, चाहे वो रासलीला का नाटक हो, चाहे रामायण से संबंधित कोई नाटक किया जा रहा हो, तो ऐसे बहुत सारे जो नाटक रहे हैं पारंपरिक, उन्हें हम देखते हैं कि वो अलग-अलग क्षेत्रों से भी थोड़ा बहुत प्रभावित होते हैं, ये स्वाभाविक है। जैसे कि मान लो हरियाणा में कोई नाटक किया जा रहा है, तो हो सकता है ना कि जो हरियाणा में जो किरदार, यहाँ पर जो किरदार नाटक कर रहे हैं, जो रंगमंच कर रहे हैं, उनकी जो भाषा होगी वो स्थानीय भाषा से प्रभावित होगी। और कोई अगर बिहार में रंगमंच सजा है, तो वहाँ की जो भाषा होगी, बिहार के स्थान की जहाँ स्थानीय भाषा, वहाँ पे वो भाषा फ़ॉलो की जाएगी। हो सकता है थोड़े से तौर तरीकों में भी बदलाव हो। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो रंगमंच होता है वो कई राज्यों में से गुजरता है, कई सारे राज्यों में होता है, प्रांतों में होता है, कई सारे छोटे क्षेत्रों में किया जाता है, तो वो वहाँ की कुछ विशेषताएँ ग्रहण कर सकता है। कहीं पर वो गीत संगीत प्रधान हो सकता है, कहीं पर वो धार्मिक प्रधान हो सकता है, मतलब धर्म से संबंधित ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर गीत संगीत ज़्यादा हो, कहीं पर दूसरी चीज़ें ज़्यादा हों। लेकिन फिर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मेन गुण गुण होते हैं किसी भी पारंपरिक रंगमंच के, वो लगभग बराबर रहते हैं, वो सेम रहते हैं। जैसे कि मान लो कि रामायण से संबंधित कोई नाटक या रंगमंच किया जा रहा है, तो भाषा में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। बिहार में अगर किया जा रहा है, गुजरात में किया जा रहा है, तो भाषा का थोड़ा फ़र्क हो सकता है, स्थानीय भाषा का। इसके अलावा थोड़े से तौर तरीकों में अंतर हो सकता है, थोड़े से इंसान में अंतर हो सकता है कि मान लो पहाड़ी लोग हैं अगर कहीं पे, तो पहाड़ी लोग अलग हो सकते हैं थोड़े, तो ऐसा अंतर हो सकता है नॉर्मली। लेकिन जो कहानी है, वो कहानी में तो अंतर नहीं हो सकता ना, तो राम राम तो होंगे ही, और रावण भी हो गई कहानी में। जो रंगमंच है उसमें ये तो किरदार होंगे ही होंगे ना। तो यही कहा जा रहा है कि मेन जो कहानी होती है रंगमंच में, वो नहीं बदलती। सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर होंगी, बस वीडियो पूरा देखते रहिए। एक बार देख लेंगे उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आएँगी। सामान्यतः ज़्यादातर लोक नाट्य परंपरा से क्या हैं, अलिखित हैं, इसलिए विभिन्न पारंपरिक शैलियों के उद्भव और विकास की जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रचलित कथाओं और विभिन्न मतों के आधार पर ही पारंपरिक रंगमंच की सृष्टि के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे लोक नाट्य हैं। देखो दोस्तों, जो पारंपरिक रंगमंच है ना, इसे आप थोड़ा ऐसे समझो। पारंपरिक रंगमंच में बहुत सारे रंगमंच आते हैं, बहुत सारे स्थानीय स्थानीय रंगमंच हैं। मतलब स्थानीय लेवल पर कई सारे नाटक सदा से होते चले आए हैं, तो उन्हें हम लोक नाट्य कहते हैं। लोगों के बीच जो नाटक वगैरह किया जाता है रंगमंच, एक मंच के ऊपर, उसे हम लोक नाट्य कहते हैं। तो वो बहुत सारे हैं, कई पीढ़ियों से वो चलते आ रहे हैं। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जो नॉर्मली जो लोक नाट्य है ना, उनकी जो परंपरा है वो अलिखित है। मतलब ये कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो तौर तरीके हैं रंगमंच वगैरह के, वो ऐसे ही मतलब प्रवाहित हो रहे हैं, उन्हें लिखा नहीं गया है किसी किताब में, स्पष्ट रूप से किसी किताब में नहीं लिखा गया है। हाँ, हमने भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र पढ़ी थी वो अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रंगमंच की। ठीक है, एक रंगमंच जो किसी स्थानीय जगह पर किए जाते हैं, कोई कबीला करता था या कोई दूसरे जाति के लोग करते थे। अब पहाड़ी लोग अलग तरीके के रंगमंच करते होंगे, उनका अलग तरीके से वो मनोरंजन करते होंगे अपने आप को। तो ये जो लोक नाट्य हैं, ये जो लोक नाट्य रंगमंच हैं, ये जो पारंपरिक, ये अलिखित रहे हैं, ठीक है? इन्हें लिखा नहीं गया है। तो प्रथाएँ चली आ रही हैं, उसी के तहत ये आज भी बने हुए हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पारंपरिक रंगमंच के उद्भव एवं विकास की, कि आखिर पारंपरिक रंगमंच का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, मतलब इसका उदय कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। काफ़ी बातें समझ में आएंगी इसे अगर हम समझेंगे तो। लोक परंपरा अथवा पारंपरिक रंगमंच की संज्ञा उन नाट्य रूपों को दी जाती है जो जन समुदाय के आनंद उल्लास यानी कि बहुत खुशी की सामूहिक अभिव्यक्ति होते हैं तथा समाज में प्रचलित रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों और लोक कथाओं से जुड़े हैं। इसके साथ पारंपरिक रंगमंच में एक तरह की अनायासता और अनगढ़पन होता है, जिसके कारण उसे नियमित नाटकों की धारा से अलग भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोक नाट्य होते हैं, जो लोक पारंपरिक रंगमंच होता है, वो क्या होता है? वो ऐसे नाटक होते हैं जो बहुत बड़े समुदाय को एक साथ खुशी प्रदान करते हैं, एक साथ उनका मनोरंजन करते हैं,
इसके अलावा ये जो पारंपरिक रंगमंच हैं, वो ऐसे लोक नाट्य होते हैं, एक ऐसे लोक नाटक होते हैं जो समाज में जो भी रीति-रिवाज प्रचलित होता है, जो रूढ़ियाँ यानी कि पुराने विचार वगैरह होते हैं, उनको व्यक्त करते हैं। लोक कथाओं में से ये लोक कथाओं से जुड़े होते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते हैं, ये उनसे भी जुड़े होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पारंपरिक रंगमंच होते हैं उनमें वो अनियमित होते हैं थोड़ा। मतलब एक नियम के अकॉर्डिंग, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, एक नाटक को एक पूरे नियम के तहत, मतलब एक जो रंगमंच होता है उसे नियम के तहत पूरा किया जाता है। तो जो यहाँ कहा कहा जा रहा है, जो पारंपरिक रंगमंच है वो थोड़ा नियमित नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा अनगढ़पन होता है। मतलब ये है कि जो नियम वगैरह हैं थोड़े इधर-उधर हो जाते हैं। परंतु भारतीय नाट्य रूपों में एक तो महाकाव्यों, पुराणों तथा एक और महाकाव्यों, पुराणों अथवा गाथा काव्यों से जुड़े होने के कारण साहित्यिकता का गुण है। तो यहाँ एक बात याद रखना, जो भारतीय नाट्य शास्त्र हैं या नाट्य रूप वगैरह हैं, लोक नाट्य वगैरह, उसमें हमें जो साहित्यिकता है वो उसका गुण देखने को मिलता है। जैसे कि महाकाव्य में कोई कहानी वगैरह है, पुराण वगैरह है, कोई गाथा, कोई कथा वगैरह है, तो उनके बहुत सारे लक्षण हमें बहुत सारी भारतीय लोक नाट्यों में रंगमंच में देखने को पारंपरिक रंगमंच में देखने को मिलता है। दूसरे, प्रदर्शन और संरचना के नियमों और अनुशासनों का निश्चित पालन किया जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नियम वगैरह होते हैं उनका पालन भी किया जाता है। वास्तव में भरत के नाट्य शास्त्र में बताए गए अनेक नियम, व्यवहारों तथा विशेषताओं की पहचान हमारे लोक रंगमंच में ही मिलती है। इसी से भारतीय लोक नाटकीय विधाओं को पारंपरिक अथवा परंपराशील रंगमंच कहना ही अधिक उपयुक्त है। लेकिन परंपराशील रंगमंच नाम देने पर इसके अधिक परंपरा अथवा रूढ़िग्रस्त होने का एहसास होता है, जबकि हमारे लोक रंगमंच में परंपरा तो है परंतु एक निश्चित खुलापन भी है। इसी से लंबे समय से चले आने वाले इन नाट्य रूपों को पारंपरिक रंगमंच का नाम देना अधिक उपयुक्त है। देखो दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है, नोट्स में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, एक तरफ तो मैंने यहाँ पे बोला कि नियमित नहीं होते, मतलब नियम में थोड़ा हेरफेर होता है, बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेकिन जो भारत में जो पारंपरिक नाट्य शास्त्र, अगर हम स्पेशली सिर्फ भारत की ही बात करते हैं, भारत के जो पारंपरिक नाट्य शास्त्र हैं उनके जो रंगमंच है उसकी अगर हम बात करें, तो उसमें नियम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे भरत मुनि जैसे अच्छे विचारक रहे हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र के रूप में कई सारे नियम वगैरह बताए हैं, तो वो चीज़ें भारत में फॉलो की जाती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी इज्जत दी जाती है भारत में जो लोक नाट्य हैं उनको। तो यहाँ पर कहा गया कि इसीलिए जो भारतीय जो पारंपरिक नाट्य शास्त्र है या रंगमंच है उसको पारंपरिक रंगमंच कहा जाता है, या परंपराशील रंगमंच कहना अधिक उपयुक्त होगा। लेकिन फिर बाद में कहा जा रहा है कि अगर परंपराशील रंगमंच कहा जाए तो इसका मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि भारतीय जो रंगमंच है उसमें पुराने विचार, रूढ़िवादी जो विचार हैं वो ज़्यादा हैं, ऐसा एहसास होता है। क्योंकि जो भारतीय रंगमंच है उसमें थोड़ा खुलापन है। खुलापन का मतलब कि नए विचारों को भी इसमें समाहित किया जाता है। इसलिए भारतीय नाट्य शास्त्रों को, नाट्य रूपों को पारंपरिक रंगमंच का नाम देना ही अधिक उपयुक्त होगा, ये विचार माना जाता है। ठीक है, पारंपरिक रंगमंच। संस्कृत के निश्चित नियमानुशासित नाटकों को प्राथमिक कहना संगत नहीं लगता। नाट्य शास्त्र में जितने विस्तार के साथ नाट्य प्रस्तुति के विधानों और प्रयोगात्मक अनुष्ठानों की चर्चा की गई है, उसके आधार पर यह कहना संगत लगता है कि उसके पहले नाट्य प्रस्तुतियाँ होती थी। इसके अतिरिक्त संस्कृत नाटकों की प्रस्तुतिकरण के संबंध में जो भी संकेत मिले हैं उनमें आज के पारंपरिक रंगमंच के कई तत्व स्पष्ट हैं। देखो दोस्तों, नोट्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, ये इस बात को मैं पूरी तरह मतलब स्वीकार करता हूँ। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं हार्ड हैं, ये सबके लिए हैं। चाहे कोई दूसरा टीचर है उसके लिए भी ये नोट्स हार्ड हैं। लेकिन क्या है कि टीचर समझ जाता है। अब आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य चाहिए। अगर आप लोग थोड़ा सा मतलब मन खराब वो हो रहा हो कि सही नहीं लग रहा हो, आप छोड़कर जाना चाह रहे हो वीडियो, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सब्र रखो और ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। ठीक है?
पहली बार अगर आप कोई भी चीज़ देखोगे ना समझ नहीं आती। वैसे भी ये हार्ड है तो इतनी आसानी से ये समझ नहीं आने वाला, ये नॉर्मल है। अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा लेकिन समझ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल है, ये चीज़ नहीं आएगी इतनी आसानी से समझ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इस नोट में कि जो संस्कृत से संबंधित जो नाटक रहे हैं, पुराने जो रंगमंच रहे हैं, उनको प्राथमिक कहना सही नहीं है। प्राथमिक का मतलब यहाँ पर है कि जैसे कि हम यूँ कह दें कि प्राचीन काल में जो पहला जो भारत का जो लोकनाट्य था या रंगमंच था, वो संस्कृत से संबंधित था, संस्कृत भाषा से प्रभावित था। ऐसा अगर हम कहते हैं तो ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले भी कई सारे लोकनाट्य थे, ठीक है? और कई सारे ऐसे भी लोकनाट्य थे जो स्थानीय भाषा में थे और वो स्थानीय चीज़ों से प्रभावित थे। हाँ, बट यहाँ पर ये माना जाता है कि हाँ, जो आज का पारंपरिक रंगमंच है वो, उसमें कई सारे तत्व संस्कृत नाटकों से प्रभावित हैं या उससे मिले हुए हैं। कई सारे जो तत्व हैं आज के पारंपरिक रंगमंच में, वो संस्कृत नाटकों के जो तत्व हैं, उनसे लिए गए हैं। हो सकता है कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। स्किप का मतलब आप एक बार सुनिए मेरे मुँह से, समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो आप उसको होल्ड पर रखो, आ जाएगा समझ में। नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अतः यह मान लेना शायद उचित हो कि संस्कृत नाट्य परंपरा के पहले भी लोक प्रचलित कोई संपन्न नाट्य परंपरा थी, जो एक और संस्कारित होकर संस्कृत के महान नाटकों के रूप में प्रतिफलित हुई और दूसरी ओर अनेक रूपों और शैलियों में, शैलियों का मतलब है तरीका, ढंग में भारत के विभिन्न प्रदेशों के पारंपरिक रंगमंच के रूप में प्रभावित होती रही। तो यहाँ इस नोट में यही कहा जा रहा है कि ये मानना ही सही रहेगा कि संस्कृत नाट्य परंपरा से पहले भी बहुत सारी लोक प्रचलित कई सारी संपन्न नाट्य परंपरा थी। मतलब कई सारी दूसरी भी लोक मतलब पारंपरिक रंगमंच थे जो कि संस्कृत से प्रभावित नहीं थे। हालांकि फिर धीरे धीरे वो संस्कृत नाट्य से प्रभावित भी हुए और पूरे भारत में वो फैले। ठीक है, मतलब ये है कि हम संस्कृत नाट्य को प्राथमिक नहीं कह सकते पूरी तरह, ये कहना गलत होगा। 16वीं शताब्दी से लेकर अब तक पारंपरिक रंगमंच के विविध रूप विभिन्न प्रदेशों में व्यापक रूप से प्रस्तुत होने लगे। सांग, नौटंकी, यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल हैं पारंपरिक रंगमंच के, जैसे कि सांग हो गया, नौटंकी हो गया, जात्रा हो गया, मांझ, ख्याल। ये सभी जन सामान्य के बीच अत्यधिक लोकप्रिय होते गए और आज तक लगभग उसी रूप में प्रस्तुत होते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही पाश्चात्य प्रभाव के कारण नागर रंगमंच का विकास हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, सांग, नौटंकी, जात्रा, मांझ, ख्याल। ये पारंपरिक रंगमंच है, पुराने समय से हो ये चले आ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा मंच लगाकर ऐसी नौटंकी बैठाई जाती है। पहले क्या होता था, अगर आप अपने पापा वगैरह से पूछें या दादा दादी से पूछें तो गांव में क्या होता था, रंगमंच सजाया जाता था, नौटंकी वगैरह होती थी। कई लोग क्या करते थे, लेडीज़ का किरदार भी खुद, कई आदमी लेडीज़ का किरदार भी खुद ही निभाते थे और कई सारे डायलॉग बोला करते थे। या एक आदमी आता था, कई सारी कथाएँ बोलता था और इस अंदाज में बोलता था कि लोगों को अच्छा लगता था। और कई सारी जो प्रथाएँ होती थी उनका भी ज़िक्र किया जाता था रंगमंच वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें थी। 20वीं शताब्दी में क्या होता है कि भारतीय जो पारंपरिक रंगमंच था वो पाश्चात्य से प्रभावित होता है, यानी कि जो वेस्टर्न यूरोप है, अमेरिका है, इससे प्रभावित होता है। यहाँ की जो संस्कृति है इससे प्रभावित होता है। लेकिन क्या होता है, जल्द ही पाश्चात्य रंगमंच अलग हो जाता है और फिर ये जो पारंपरिक रंगमंच है ये स्पष्ट रूप से अलग हो जाता है। फिर एक यहाँ पे कहा जा रहा है वैसे कि एक नागर रंगमंच का विकास होता है। नागर रंगमंच का मतलब है कि भारत भारत का जो पारंपरिक रंगमंच है वो और पाश्चात्य रंगमंच में जो भी चीज़ें होती हैं वो जब मिल जाएंगी तो एक तरह से वो नागर रंगमंच कहलाता है। ठीक है, नागर रंगमंच में पाश्चात्य प्रभाव बहुत ज़्यादा था। जो यूरोपीय देश थे और जो अमेरिका है उसका प्रभाव, उसकी जो संस्कृति वगैरह थी, उन वहाँ के जो रंगमंच थे उनका प्रभाव ज़्यादा था। लेकिन फिर भी बाद में क्या होता है कि ये स्पष्ट रूप से पारंपरिक रंगमंच अलग दिखाई देता है नागर रंगमंच से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आया होगा। एक्चुअली यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेक्चर था ये थोड़ा सा हार्ड था। हकीकत ये है कि जो सेकंड लेक्चर वगैरह आएंगे वो इससे इजी होंगे और वो काफ़ी बेटर तरीके से आपको समझ में भी आएंगे। ये अगर आपको समझ में आ गया तो वो चीज़ें और भी आसानी से समझ में आएंगी। बस यही कहूँगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार और देख लीजिए। अभी नहीं देखना, थोड़ी देर बाद देख लो। कितने सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो देखते हैं तो समझ में आता है।
और ये आप भी जानते हैं कि आपको कैसे समझना है, इस वीडियो का कैसे आपको फ़ायदा उठाना है, ये आप खुद ही जानते हैं। चाहे 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, कोई वो लिमिट नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करके देखो, कैसे भी देखो, बस बातों को समझो, ठीक है? समझ में आ जाएँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट्स हार्ड हैं, नोट्स को इतना रटना नहीं है, पहले आपको समझना है। समझ लो, उसके बाद थोड़ा अगर रटना रटना चाहो तो रट भी सकते हो। इसके बाद एक बात और, कि सारे लेक्चर देखना, क्योंकि सारे लेक्चर एक दूसरे से जुड़े हैं, और जब आप बहुत सारी बातों को समझ लेंगे ना, तो कुछ भी हो, आप अपना आंसर आराम से लिख कर आ जाएँगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।